तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कभी बन ही नहीं पाते। और यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा किसी और ने नहीं, खुद अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया एडवाइजर रहे डॉक्टर अशोक टंडन ने किया है। और अशोक टंडन ने अपनी एक किताब लिखी है उस समय की, अटल संस्मरण, उसमें यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को लेकर कौन आया कि जिसकी वजह से अगर वो स्वीकार कर लेते अगर अटल बिहारी वाजपेयी, तो उस प्रस्ताव की वजह से एपीजे अब्दुल कलाम कभी देश के राष्ट्रपति बन ही नहीं पाते। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी के सिद्धांतों पर चलने वाला, पार्टी के हर जो निर्देश हैं उनको मानने वाला, यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब वो पार्टी की ही तरफ से प्रस्ताव आया तो उसको क्यों ठुकरा दिया, क्यों उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम किस तरह से राष्ट्रपति बने, पहले वो कहानी बताता हूं, उसके बाद इसकी दूसरी कहानी पर आऊंगा जो डॉक्टर अशोक टंडन ने खुलासा किया है। सन 2002 की बात है, राष्ट्रपति का चुनाव होना था। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक संकल्प लिया, सोचा, एक रणनीति बनाई कि राष्ट्रपति पद का ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसे पक्ष का समर्थन तो मिलेगा ही, लेकिन विपक्ष का भी समर्थन मिले, और विपक्ष का समर्थन वो चाहकर भी उसका विरोध ना कर पाए। एक ऐसा चेहरा होना चाहिए। जब ऐसे चेहरे की सर्च हुआ, ऐसे चेहरे को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक नफा फायदे नुकसान को देखा गया और देश हित को सबसे ऊपर रखा गया, तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आया। लेकिन उन्होंने उसको अपने अंदर रखा और उन्होंने कोशिश की कि विपक्ष का समर्थन मिले। तो इस नाते उन्होंने एक बड़ी बैठक विपक्ष के नेताओं की बुलाई। उस वक्त सोनिया गांधी नेता थी, और जब उन्होंने उनको प्रधानमंत्री आवास में इस बैठक के लिए बुलाया तो उनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उनके साथ आए। इसके अलावा जो उनके साथ थे करीब 3 लोग थे, जिसमें जो अशोक टंडन लिखते हैं कि सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, वो भी उनके साथ उस मीटिंग में आए। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से उस मीटिंग में डॉक्टर कलाम का नाम रखा गया तो कुछ देर तक सन्नाटा छा गया। कुछ देर तक, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रणब मुखर्जी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, वो शांत रहे, यानी कि मौन छा गया पूरी मीटिंग में कुछ पलों तक। हालांकि उस मौन को तोड़ने का काम खुद सोनिया गांधी ने किया और उन्होंने अचरज जताते हुए, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ये तो उन लोगों ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो जो सोच कर आए थे कि बीजेपी की तरफ से कोई बीजेपी का नेता होगा, उसका विरोध करेंगे, हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, इस तरह की बात सोच कर आए थे। लेकिन जब डॉक्टर कलाम का नाम खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति पद के लिए दिया तो वो सख्ते में आ गए। और खुद सोनिया गांधी ने उस मौन को तोड़ते हुए कहा कि ये तो ऐसा नाम है जिसका विरोध तो वो चाहकर भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए उन्हें पार्टी में विचार करना पड़ेगा। इस नाम को लेकर वो चर्चा करेंगे और उसके बाद जवाब देंगी जो है। और ये खुद डॉक्टर अशोक टंडन ने अपनी जो पुस्तक है, यानी कि अटल संस्मरण, उसमें इसका उल्लेख किया है। क्योंकि सोनिया गांधी ने साफ कहा कि इसका सपोर्ट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि अपोजिशन ने उस वक्त अपना कैंडिडेट उतारा था, लेकिन सभी ने एकमुश्त होकर डॉक्टर कलाम को समर्थन दिया और सबके समर्थन के बाद डॉक्टर कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उस वक्त अटल आडवाणी की जोड़ी के बारे में भी डॉक्टर टंडन ने लिखा है कि किस तरह के रिश्ते उनके, तो उन रिश्तों की गर्माहट के बारे में लिखा है और साफ जिक्र किया है कि आडवाणी जी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते थे। वो हमेशा कहते थे कि जो उन्हें प्रेरणा मिलती है वो अटल जी से उनको मिलती है। ये आडवाणी जी जगह जगह आप उनके पुराने भाषण भी सुनेंगे, पुरानी स्पीच सुनेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। और वाजपेयी जी भी बदले में उन्हें अपना पक्का दोस्त, पक्का साथी कहते थे और कई बार सार्वजनिक तौर पर उन दोनों की दोस्ती की मिसालें भी दी जाती रही, उन दोनों की जोड़ी के बारे में बात की। हालांकि कुछ जगह पर मतभेदों की खबर जरूर उस दौरान सामने आई जब एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। हालांकि बाद में वो प्रधानमंत्री
की जिम्मेदारी भी लालकृष्ण आडवाणी को मिली, तो कुछ चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की जोड़ी में गर्माहट हमेशा से बनी रही। और ये उनका जो राजनीति में एक दूसरे का सहयोग और जो संतुलन था, उसकी मिसाल तो हर कोई देता हुआ नजर आता है। इसमें एक और घटना का जिक्र किया है, वो प्रस्ताव भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक और घटना, क्योंकि 13 दिसंबर की घटना आपको पता होगी, अभी उसकी श्रद्धांजलि भी कुछ दिन पहले 13 तारीख को जो शहीद हुए थे उस 13 दिसंबर की आतंकी घटना में, संसद हमले में श्रद्धांजलि भी दी गई। तो उस वक्त जब ये घटना हुई थी तो विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी, उनका फोन आया प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी चिंता हो रही है, क्या आप सुरक्षित हैं? ये सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, जो जवाब दिया कि सोनिया जी, मैं तो पूरी तरह से सुरक्षित हूं, लेकिन मुझे आपकी चिंता हो रही थी, मुझे चिंता थी कि शायद आप संसद भवन में हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। यानी कि देखिए, तल्ख मतभेद थे, एक अपोजिशन का लीडर, एक सत्ता पक्ष का देश का प्रधानमंत्री, और दोनों एक दूसरे की चिंता को लेकर फोन पर एक दूसरे से कितना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है जो दिखाई देती है। अब मैं उस प्रस्ताव पर आता हूं, जो प्रस्ताव किसी और ने नहीं, पार्टी की तरफ से आया, और ये खुलासा और ये दावा हम नहीं कर रहे, डॉक्टर अशोक टंडन ने अपने अटल संस्करण जो किताब लिखी है उसमें किया है, क्योंकि डॉक्टर अशोक टंडन बड़े जो वाजपेयी जी के बड़े करीबी माने जाते थे, और हर बड़े फैसले की जिम्मेदारी नहीं, सूचना उनके पास उस वक्त रहती थी। कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, वो तो एक रणनीति के तहत डॉक्टर अशोक टंडन की जिम्मेदारी भी थी, वो उसे बखूबी करते थे। लेकिन ये बड़ा खुलासा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उनकी लोकप्रियता चरम पे थी। आप उनकी जनसभाएं देखेंगे, रैलियां देखेंगे, तो आज तो फिर भी सोशल मीडिया का जमाना है, उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। उस वक्त तो मोबाइल फोन भी बहुत कम लोगों के पास भी होते थे, टेलीफोन या जो दूसरे तंत्र, जिस तरह से पार्टी का तंत्र रहता था, उस नाते उनकी मीटिंग्स की सूचना, जनसभाओं की सूचना लोगों पर पहुंचती थी। लेकिन इसके बावजूद लाखों लाखों की संख्या में लोग उनकी जनसभा में उनको सुनने के लिए पहुंचते थे, कई कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते थे, क्योंकि उस वक्त तो बहुत अच्छे साधन नहीं थे, ना ट्रांसपोर्ट के और ना रोड के। तो क्या क्रेज था अटल बिहारी वाजपेयी का, और उनकी जो वक्तव्य शैली थी, जो उनका भाषण शैली थी, जो उनकी भाषण करने की कला थी, उसका तो हर कोई कायल था। वो केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, वो आम पब्लिक, और खासकर जो कट्टर धुर विरोधी नेता या कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के होते थे, वो भी उनकी भाषण कला के कायल थे। और जब आप सोशल मीडिया पर उनके भाषण देखेंगे या देखे भी होंगे, तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता क्या थी। तो प्रस्ताव था पार्टी की तरफ से कि जो 2002 में जो यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है, उसमें कोई और नहीं, खुद अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति बनना चाहिए, और केवल वो राष्ट्रपति ना बने, जो उनकी जगह प्रधानमंत्री पद की जो जगह खाली होगी, उसकी जगह लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बने। ये पार्टी की तरफ से उस वक्त प्रस्ताव आया था। आमतौर पर माना जाता है कि पार्टी के जो प्रस्ताव होते थे, जो नियम, जो निर्देश होते थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी उसको फॉलो करते थे। लेकिन एक ऐसा प्रस्ताव था जो अटल बिहारी वाजपेयी को रास नहीं आया, और उन्होंने इसके पीछे बाकायदा तर्क के साथ उन्होंने इसको विनम्रता पूर्वक उसको ठुकराया, यानी कि उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुमत के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर जब देश का मैं प्रधानमंत्री बनाऊं और उस आधार पर अगर राष्ट्रपति बन जाऊं, तो ये नैतिकता नहीं होगी, ये परंपरा के खिलाफ होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की अगर परंपरा देश में बन गई, तो वो इसको निभाने वाले लास्ट पीएम होंगे, यानी साफ तौर पर कहा। क्योंकि राष्ट्रपति भवन चले जाना चाहिए, प्रधानमंत्री का पद अपने दूसरे नंबर के नेता लालकृष्ण आडवाणी को देना चाहिए, ये प्रस्ताव था। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर मानना था कि किसी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री का बहुमत के दम पर राष्ट्रपति बनना भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, बड़ा नेगेटिव मैसेज इसका जाएगा, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी गलत परंपरा शुरू होगी और ये ऐसे कदम का समर्थन करने वाले वो आखिरी व्यक्ति होंगे। यानी कि तर्क भी उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से रखा कि आखिरकार वो क्यों इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो मैंने पहले ही कहा, अगर बाई चांस वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति नहीं होते। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकराया। प्रधानमंत्री, क्योंकि जो लोकतंत्र का जो परंपरा है और जो जिस लोकप्रियता के नाते उनकी पार्टी को बहुमत मिला और पूरा एनडीए एकजुट हुआ, वो उनके नाम पर ही तो हुआ था, और उसके नाम का फायदा उठाकर वो राष्ट्रपति भवन में बैठ जाते तो क्या मैसेज जाता। तो बड़ा यही था जो मैसेज है कि उन्होंने स्पष्ट तर्क के साथ इस परंपरा को और लोकतंत्र के खिलाफ इसको बताया कि लोकतंत्र के हित में ये नहीं है और एक गलत परंपरा शुरू होगी, और उसका समर्थन करने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे अगर इस प्रस्ताव को वो स्वीकार करते हैं। इसी वजह से उन्होंने विनम्रता पूर्वक इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। और उसके बाद अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे कलाम, डॉक्टर कलाम देश के राष्ट्रपति यानी कि 11वें राष्ट्रपति बने। अगर वाजपेयी जी ऐसा नहीं करते तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के 11वें राष्ट्रपति बनते, अगर वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, ना कि डॉक्टर कलाम। हालांकि पार्टी में किसके थ्रू ये प्रस्ताव आया इसकी चर्चा इस पुस्तक में नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये जिक्र है कि पार्टी की तरफ से आया। उस वक्त जब ये मैटर चला था 2002 में, तब इस तरह की खुसफुसुर कह सकते हैं कि कुछ खबरें जरूर आई थी, लेकिन पूरी तरह से खबरें साफ नहीं हो पाई थी। वो डॉक्टर अशोक टंडन ने अपनी अटल संस्मरण में ये बात कही है।